नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी का सत्याग्रह क्या है। कंपटीशन के हिसाब से सत्याग्रह वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से मुख्य मुख्य अपन देखना चाह रहे हैं। महात्मा गांधी का सत्याग्रह है, तो सत्याग्रह का अर्थ ही पता चल रहा है कि सत्य पर आग्रह है, यानी कि हमें सत्य पर चलना चाहिए। और सत्य पर चलने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक शब्द का प्रयोग किया था, अहिंसा। अहिंसा तो सत्य और अहिंसा, यानी कि सत्याग्रह और अहिंसा का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ये कहना चाहते हैं कि यदि आप सत्य पर जाना चाहते हो तो अहिंसा का मार्ग आपको अपनाना पड़ेगा। तो सत्याग्रह का यानी सत्य तक जाने के लिए जो मुख्य साधन बताया महात्मा गांधी जी ने, वो क्या है? अहिंसा है, हिंसा नहीं है। ये बात। दूसरी बात कि महात्मा गांधी जी 1893 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका गए, वहाँ पर रंग भेद की नीति का उनको पता लगा और बाद में वहाँ पर नेटल इंडियन वहाँ पर कांग्रेस की स्थापना करते हैं रंग भेद के खिलाफ नीति में। देखो साथियों, 1893 में जाते हैं, ठीक है, और 1893 के अंदर ही उनके साथ रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा। वो रेल गाड़ी में बैठते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, उनके पास टिकट होती है, उसके बाद में भी उसको टीटी ने उसको बाहर भेज दिया, आप यहाँ से उतर जाओ, गाड़ी में आपका अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? गांधी जी ने कहा कि क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि नहीं, आप काले हो, यहाँ पर गोरे लोग ही बैठ सकते हैं। गोरे लोगों का मतलब अंग्रेज लोग, ठीक है। तो यह काले लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए यह जो डिब्बा है गाड़ी का, ये अलाउ नहीं है, आप नीचे उतर जाओ। तो वहाँ पर धक्का देकर उसको बाहर कर देते हैं। तो उस समय काले गोरे की जो भेद की जो नीति है, रंग भेद की नीति है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई 1894 के अंदर, और नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहाँ स्थापित करते हैं रंग भेद की नीति के खिलाफ। उसी समय उसके बाद में 1906 के अंदर, ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ आपको। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम यानी सत्याग्रह का प्रयोग, यानी महात्मा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ही सत्याग्रह का प्रयोग 11 सितंबर 1906 के अंदर दक्षिणी अफ्रीका के अंदर किया था। यह प्रयोग उन्होंने क्यों किया? वही वहाँ की रंग भेद की नीति के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब एक मानवता के साथ, सत्य के साथ उन्होंने ये कदम उठाया था। भारत में सत्याग्रह का प्रयोग, भारत के अंदर आपसे पूछा जाए कि भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया, आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 1917 के अंदर चंपारण बिहार के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। सॉरी, वहाँ पर किसानों को अंग्रेज लोग नील की खेती अलाउ नहीं कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि नील की खेती हो, इसलिए उन्होंने चंपारण बिहार में गए, चंपारण बिहार के अंदर गए और वहाँ पर अप्रैल 1917 के अंदर उन्होंने भारत के अंदर उन्होंने सत्याग्रह शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। ये याद रखिए, पहली बार महात्मा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में किया 11 सितंबर 1906 के दिन। भारत में कब किया? चंपारण किसान आंदोलन के दौरान अप्रैल 1917 में। याद रखना, मई 1917, अप्रैल 1917, इस तरह से आ सकता है, अप्रैल 1917, ठीक है। आगे अब पूछा जाए कि भारत के अंदर वास्तविक रूप से उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया, यानी सत्याग्रह का आंदोलन कहाँ उन्होंने शुरू किया, तो आपका याद होना चाहिए कि वास्तविक रूप से 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन में किया था। यह बात समझाने वाला कौन था? होर्डीमन। होर्डीमन ये कहता है, आपसे पूछा जाए कि होर्डीमन के अकॉर्डिंग भारत के अंदर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया, तो खेड़ा किसान आंदोलन के अंदर। भारत में पहली बार कहाँ किया? चंपारण किसान आंदोलन के अंदर। और प्रश्न ये है कि वास्तविक रूप से कहाँ किया, तो वास्तविक रूप से आएगा खेड़ा किसान आंदोलन। ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो ध्यान दे। जब वो चंपारण किसान आंदोलन के अंदर जब उन गए थे, तो ये भी आता है कि वो
खुद नहीं गए थे, उनको इनवाइट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको इनवाइट किया कि आप किसानों की समस्या का समाधान कीजिए। तो उस समय जब पहली बार वहां पर जाते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। और साथ में जब उन्होंने ये उपाधि दी थी तो महात्मा गांधी जी ने भी उन्होंने ये कहा कि आप गुरुदेव हो। आप क्या हो? गुरुदेव हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी जी ने की। यानी कि उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और महात्मा गांधी जी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दी। कहां? चंपारण किसान आंदोलन के समय जब उनकी मुलाकात होती है उस समय। आगे बात करें साथियों, सत्याग्रह सभा, एक यह है सभा। सत्याग्रह सभा कब बनाई? सत्याग्रह सभा का प्रयोग सबसे पहले 1919 में रोलेट एक्ट के खिलाफ 1919 के विरोध में बंबई में किया था। रोलेट एक्ट, बिना दलील बिना याचिका ऐसे ही उनको पकड़ लेना लोगों को, कि थोड़ा बहुत अंग्रेजों के खिलाफ बोला और पकड़ लिया, ठीक है ना। तो उसके खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह सभा का प्रयोग किया था। ये आप याद रखना, रोलेट एक्ट के खिलाफ कहां किया था? बंबई के अंदर। भूख हड़ताल पूछा जाएगी, भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले कहां किया था? तो 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर जो मिल मजदूर जो हुआ था, मिल मजदूरों की एक समस्या थी। यह किसान आंदोलन तो नहीं था लेकिन मिल मजदूर आंदोलन था। उस समस्या के अंदर उन्होंने भूख हड़ताल का सबसे पहले बार प्रयोग किया कि कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार इन मजदूरों की आवाज सुन ले। आगे बात करते हैं कि सत्याग्रह के बारे में एक कथन प्रसिद्ध है महात्मा गांधी जी का। वो क्या कथन है वो देख लीजिए। सत्याग्रह कमजोर का नहीं, सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सत्य पे बैठ जाए आराम से यूं, वो कोई मतलब कमजोर का प्रतीक, ऐसा नहीं है। सत्याग्रह करने वाला निडर व्यक्ति होता है गांधी जी के अकॉर्डिंग। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि जो सत्याग्रह पर चलने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? शक्तिशाली होते हैं। क्या होते हैं? शक्तिशाली। और यहां पर शक्तिशाली का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग शक्तिशाली का अर्थ क्या है? तो शक्तिशाली का अर्थ नहीं है कि जो बलवान होता है, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? तो महात्मा गांधी जी का कहना है कि जो आत्मा से शक्तिशाली रहता है, आत्मा से जो शक्तिशाली रहता है वह क्या है? शक्तिशाली व्यक्ति है। यानी कि उसकी आत्मा यदि शुद्ध है, पवित्र है, तो वह शक्तिशाली व्यक्ति कहलाता है। ये आप जरूर याद रखें। लेकिन अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्मा शक्तिशाली कब होगी? क्वेश्चन ये है कि आत्मा शक्तिशाली कब होगी? कोई व्यक्ति जब उसकी आत्मा शक्ति होगी, यानी कि उसकी आत्मा पवित्र होगी, आत्मिक भावना होगी, तभी वो सत्याग्रह के मार्ग पर चल पाएगा और समाज का विकास कर पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर 5 चीजें होती है वह उसकी आत्मा शक्तिशाली होती है। तो याद रखना, सत्याग्रह पर चलने के लिए उन्होंने 5 मार्ग बताए, जिनमें से मुख्य रूप से अहिंसा है। तो पहला मार्ग देखते हैं हम। पहला मार्ग है सत्य। भैया आप सत्याग्रह पर चलने के लिए या आत्मा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सत्य रहना चाहिए। दूसरी बात कि अहिंसा तो करनी ही नहीं चाहिए। यदि आपको सत्याग्रह पर चलना है तो अहिंसा अपने को नहीं करनी है। अस्ते चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। आगे है अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से ज्यादा धन अपने पास नहीं रखना चाहिए। और समाज में हम जो कुछ कमाते हैं तो समाज को देना ही चाहिए, ठीक ना। ये बातें इसमें आती है। और ब्रह्मचार्य ये कहता है कि ये जो 5 चीजें जिनके पास होगी वह आत्मा से शक्तिशाली होगा।
और जो आत्मा से शक्तिशाली होगा वही व्यक्ति क्या करेगा, सत्याग्रह पर चलने का काम करेगा, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने किया। और महात्मा गांधी जी यही बात कहते हैं कि सत्याग्रह कमजोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्ति का अस्त्र है। आपको पता है कि महात्मा गांधी जी की कैसे दुबले पुतले थे, इस पेन की तरह, मतलब बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल कमजोर टाइप के थे, कमजोर बॉडी से। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा शुद्ध होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी की कहीं ना कहीं आत्मा बिल्कुल शुद्ध थी और महात्मा गांधी जी के अंदर ये 5 विचार थे। उन 5 विचारों को उन्होंने आत्मा के अंदर शामिल किया है। तो ये कहना चाहता है कि ये है सत्याग्रह पर चलने के मार्ग, जिसमें मुख्य रूप से अहिंसा बताया, सत्य भी बताया, लेकिन मुख्य रूप से अहिंसा बताया। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह व अहिंसा का नारा दिया था, अहिंसा के बारे में कहा था। ठीक है, इसका मतलब यह है कि सत्य पर चलने के लिए मुख्य रूप से अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए। तो इनमें मुख्य रूप से अहिंसा, बाकी तो 5 ही है। अब आप समझ गए कि आत्मिक रूप से कोई व्यक्ति आत्मा से शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वह क्या होता है, शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। साथियों, महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और लियो टोल्स्टॉय ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वार एंड पीस, एक बुक ये थी। दूसरी बुक थी ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है, ईश्वर की सत्ता तुम्हारे अंदर है। तो महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय की बुकों से प्रभावित होकर कहते हैं कि लियो जो टोल्स्टॉय था वो वृद्ध अवस्था में था और महात्मा गांधी जी जवान अवस्था में था। ठीक है, यानी कि लियो टोल्स्टॉय मरने वाले हो रहे थे और महात्मा गांधी जी जन्म लिया था और बालक अवस्था में थे। तो लियो टोल्स्टॉय जब वो बड़े होते हैं महात्मा गांधी जी, तो इनकी जो मुलाकात है वो पेरिस में होती है। तो वहाँ पर उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे प्रभावित होकर भी उन्होंने कहीं ना कहीं जो है ये जो सादगी का जो जीवन है, जो एक तरह से सत्य अहिंसा पर चलने वाला जो जीवन है, जो सादा जीवन और उच्च विचार जो रखने वाला है, अपनी जो दैनिक दिनचर्या है वो है, वहाँ से बहुत प्रभावित होते हैं। और लियो टोल्स्टॉय के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने भारत के अंदर आगे बहुत सारे काम किए सत्य और अहिंसा के ऊपर चलकर। तो ठीक है, ये भी आप ये ध्यान रखना। ठीक है, महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय से काफ़ी प्रभावित होकर अपना जीवन को, अपने दैनिक दिनचर्या को काफ़ी बदल देते हैं। और हम अब आगे बात करते हैं कि सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध क्या होता है। दोनों एक ही चीज होती है, लेकिन सत्याग्रह के अंदर क्या होता है कि जो विरोधी होता है, यानी कि जो अंग्रेजी सरकार थी उस समय, तो सत्याग्रह व्यक्ति जो होता है वह विरोधी का नुकसान कभी नहीं करता है, बल्कि विरोधी का हृदय परिवर्तन करता है। कि यानी जो सत्याग्रह पर चलने वाले जो लोग थे उस समय, तो सत्याग्रह पर चलने वाले थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे, तो वो चाह रहे थे कि मैं अंग्रेज लोगों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जो उनकी जो शासन करने की जो नीतियाँ है मैं उनका विरोध कर रहा हूँ, ताकि वो लोग अपने हृदय परिवर्तन करके शासन की जो नीतियाँ है उनमें परिवर्तन कर दे और बढ़िया शासन करे। तो वो विरोधियों का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं सत्याग्रह करने वाले लोग। सत्याग्रह में हिंसा का प्रयोग नहीं होता है। गांधी जी ये कहते हैं कि सत्याग्रह करने वाले तो हिंसा का प्रयोग करते ही नहीं है। अभी मैंने बताया कि सत्याग्रह पर चलने वाले लोग तो आत्मा से शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो हिंसा का प्रयोग नहीं करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध में हम ये कहें कि निष्क्रिय प्रतिरोध में हिंसा का प्रयोग हो भी सकता है और अहिंसा का प्रयोग भी हो सकता है,
यदि अहिंसा से काम नहीं चल रहा है तो हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने तो यही कहा था कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर भी आपको अहिंसा का प्रयोग ही करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि निष्क्रिय प्रतिरोध में अहिंसा का ही प्रयोग हो, दोनों का प्रयोग हो सकता है, हिंसा का और अहिंसा का, दोनों का। तो ये बात हो गई आपसे। और अब निष्क्रिय प्रतिरोध के अंदर होता क्या है कि ऐसी चीजों का बहिष्कार करना या ऐसी चीजों को अस्वीकार करना जो विरोधी को फायदा पहुंचाती है। उस जमाने के अंदर अंग्रेज लोगों को फायदा पहुंचाने वाली, ब्रिटिश लोगों को फायदा पहुंचाने वाली जो चीजें हुआ करती थी उन सब का बहिष्कार करना, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ठीक है, न्यायालय और कपड़े, सभी का, ऐसी संस्थाओं का बहिष्कार करना, ऐसे रेडीमेड कपड़ों का बहिष्कार करना, स्कूलों का बहिष्कार करना, न्यायालयों का बहिष्कार करने वाली जो बात थी वो निष्क्रिय प्रतिरोध में आती है। ठीक है, और बहिष्कार हिंसा से भी हो सकता है, अहिंसा से भी हो सकता है, लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि हमें निष्क्रिय प्रतिरोध केवल अहिंसा के प्रयोग के माध्यम से ही किया जाना होगा। आगे देखते हैं साथियों, आगे बात करते हैं साथियों कि सत्याग्रह को गांधी जी के सत्याग्रह को हम दो तरीके से देखते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, दूसरा कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ठीक है, ये सत्याग्रह के ही पार्ट है। देखो, असहयोग आंदोलन देखे तो नकारात्मक और सकारात्मक दो तरीके से था। असहयोग का मतलब अंग्रेजों के साथ ऐसी चीज़ों का बहिष्कार करना जिसका कि उनको फायदा होता है, उसको गांधी जी का निष्क्रिय प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो नकारात्मक रूप से मतलब अंग्रेज लोगों की ऐसी वस्तुओं का बहिष्कार करना जो उनको फायदा देती है उनका। तो यहाँ पर नकारात्मक रूप से मतलब अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना जो उनको फायदा पहुंचाती है उनका। सकारात्मक रूप से क्या है कि अंग्रेजों की ऐसी चीजों का उपयोग ही नहीं करना, स्वयं की चीजों का उपयोग करना, यानी स्वयं की बनाई हुई चीजों का उपयोग करना, वो क्या है, सकारात्मक चीजों के अंदर है। जैसे गांधी जी ने चरखा काटना, कुटीर उद्योग और समरसता यानी भाईचारे की भावना से रहना, ये है। तो इस तरह से उन्होंने एक सकारात्मक असहयोग कहा कि हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, आपस में हम मिलजुल कर काम कर लेंगे, वो समरसता है। चरखा काटना, अन्य कुटीर उद्योग, अपना काम करना, इस तरह के जो मतलब असहयोग, अंग्रेजों का असहयोग करना है हमें सकारात्मक रूप से, हम अपना खुद का काम करेंगे, वो वाली बात सकारात्मक असहयोग में आती है। और नकारात्मक असहयोग के अंदर अंग्रेजों का बिल्कुल खिलाफ, बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया वहाँ के न्यायालय का, स्कूल, कॉलेज, ठीक है, ऐसी चीज़ों का, रेडीमेड कपड़ों का, सभी प्रकार से क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, उसको नकारात्मक असहयोग आंदोलन कहेंगे। तो ये इसका ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शब्द जो है, सविनय अवज्ञा जो शब्द है वो महात्मा गांधी जी ने कहाँ से लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनरी डेविड थोरो से, ठीक है, हेनरी डेविड थोरो से ये शब्द लिया गया था। और ध्यान दो, सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने क्या नाम दिया था, सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप, सशस्त्र क्रांति का रक्तहीन रूप नाम दिया था, ये आप ध्यान रखें। और ध्यान दो, सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या है, वैसे तो आपको पता है कि शांतिपूर्व से कानूनों को तोड़ना, शांतिपूर्ण से अपनी मांगों को पूरा करवाना, ये होता है। देखिए, जानबूझकर सार्वजनिक रूप से अन्यायपूर्ण विधि का उल्लंघन करना, कोई
अन्यायपूर्ण विधि चल रही है, जैसे अंग्रेज अन्यायपूर्ण विधि से ही काम करते थे, शासन करते थे, तो उसके खिलाफ जानबूझकर उस विधि का उल्लंघन करना इसमें शामिल होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया, असहयोग आंदोलन कब चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ये तो राजनीतिक रूप से मतलब एक तरह से एक वो है सन वाले तारीख वाले क्वेश्चन है, वो आपको मैं अलग से बता दूंगा। सविनय अवज्ञा का ये दूसरा देखो, सविनय अवज्ञा का जो प्रयोग है, सविनय अवज्ञा का जो प्रयोग है वो कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से हो सकता है। गांधी जी के अकॉर्डिंग ये मानना है कि जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है, जो सविनय अवज्ञा के रूप में हम किसी चीज़ का बहिष्कार करते हैं या काम करते हैं, तो एक व्यक्ति भी कर सकता है, दो व्यक्ति भी कर सकते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखना, सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों से हो सकते हैं। लेकिन तीसरा देखिए, कानून का उल्लंघन सामूहिक हित के लिए होना चाहिए। यदि अंग्रेजों के बनाया हुआ कोई कानून है, उसको हम सामूहिक हित के लिए उसको हमें तोड़ना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए। कोई भी कानून होता है, कोई भी नियम बनता है, तो हमें क्यों तोड़े, हमने व्यक्तिगत हित के लिए उसको तोड़ना नहीं चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, उसको सामूहिक हित के लिए उसे हमें तोड़ना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया था दांडी यात्रा के दौरान, दांडी मार्च हुआ था, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 के दिन, जिसमें सरोजिनी नायडू भी उनके साथ थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने उनका साथ दिया था। तो ये है। और महात्मा गांधी, आगे देखो, महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इंटर जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको बताया था कि सत्याग्रह के बारे में बताया था कि सत्याग्रह क्या है। तो आप ये याद रखिए। तो लॉर्ड इंटर को महात्मा गांधी जी ने कहा कि सत्याग्रह ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा के उपायों के एवज में चलाया जा रहा है। यानी कि हिंसा के स्थान पर अहिंसा के रूप में हम अहिंसा का प्रयोग करके हम इस सत्याग्रह को पूरा करना चाहते हैं। सत्याग्रह से सत्य पर चलकर हम अपनी मांगों को पूरा कर रहे हैं। ऐसी बात महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इंटर को कहा था। अब महात्मा गांधी जी स्वयं लोगों को क्या बता रहे हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, और ध्यान दो कि अपने विरोधियों को, महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, ये कथन याद रखना, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के स्थान पर स्वयं अपने शरीर को कष्ट देकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है, सत्याग्रह है। देखो, अपने विरोधियों को दुखी बनाने के स्थान पर स्वयं अपने शरीर को कष्ट देकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है, सत्याग्रह। ये महात्मा गांधी जी ने लोगों को बताया था। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह यानी कि सत्य पर चलकर हम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुख्य जो मार्ग बताया था वो कौन सा है, अहिंसा। इसीलिए सत्याग्रह व अहिंसा, ये किसका नारा है, महात्मा गांधी जी का। और सत्याग्रह का मतलब सत्य पे चलना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्य व अहिंसा पर चलने वाले एकमात्र जो व्यक्ति है वो महात्मा गांधी जी है। तो ये सत्य और अहिंसा के पुजारी भी कहलाते हैं महात्मा गांधी जी। तो ये अपना सत्याग्रह से संबंधित पॉइंट थे, तो ये आप जरूर याद रखें कंपटीशन के हिसाब से। राजनीतिक रूप से सन दिनांक असहयोग आंदोलन वगैरह का भी क्या हुआ, ये मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बता दूंगा।